अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कायदाबाद के इलाके में कैसे एक कार्रवाई अमल में लाई और उस कार्रवाई के दौरान जो 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये मुलजमान ना सिर्फ पाकिस्तान से नेटवर्क ऑपरेट करते थे बल्कि गैर मुल्की एजेंसी को जो है वो अपना तमाम तर डेटा भी फराम करते थे। मुख्तलिफ हसास मकामात की इन्होंने ना सिर्फ तस्वीर ली हैं बल्कि जियो टैगिंग भी की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से अब इस तमाम तर मुलजमान की जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात के हवाले से तफ्तीश भी जारी है और बताया जा रहा है कि न सिर्फ इन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं बल्कि मुलजमान से भारी मिकदार में असला और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। इसकी तमाम तर तफसीलात क्या है, आइए जानते हैं। आज बिल्कुल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई और गैर मुल्की एजेंसी के साथ जो ताल्लुकात थे उन मुलजमान को पकड़ा गया है। 4 रुकनी ये गैंग हैं। मुलजमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वारदात करते थे, किस तरह तस्वीर लेते थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, क्या करते थे? सर उनको तस्वीरें देते थे। किनको? वो रजा सिंह ऐसा नाम था, उनको देते थे। ठीक है। वो आगे अब्दुल्ला और सतार थे। ठीक है। मैंने जो देखा वही मैंने बताया। उसके बाद वो तस्वीरों को क्या करते थे, पता था आपको? सर वो आगे वो जाते थे। ठीक है, मैंने जो देखा वही मैं बताया। कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? मैं जाति के रहने वाले हैं। और ये उनके साथ राब्ते में किस तरह थे? ज़मीनी रास्ते से थे, समंदरी रास्ते से, कैसे थे? इधर से ज़मीन से जाते थे, गाड़ी भी मोटरसाइकिल पे जाते थे। आगे थोड़ा सा पानी था, वो क्रॉस करके उनके पास जाते थे, हम पीछे खड़े थे। किस तरह की तस्वीर लेते थे जी? किस तरह की तस्वीर लेते थे? जो तस्वीरें खींचते थे वो कैसी थी, क्या किस तरह की खींचते थे? उन्होंने मुझे नहीं दिखाया कभी भी, लेकिन मुझे शक था कि ये तस्वीरें उनको देते। हाँ। अच्छा, आप क्या करते थे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अख्तर अली है और मैं जाति का रवाइश गाँव हूँ। और मैं भी गया था इनके साथ, तो इन फ़ोटो निकाल के रंजीत राय जो है इंडिया का कर्नल, उनको दिया था इन्होंने। कर्नल साहब थे उनके, कर्नल कोई था रंजीत राय, उनको दिया था। अब्दुल्ला सतार ये बोरियो जो दरिया का समुद्र का काम करते हैं और सूखे से भी जाते हैं। यहाँ पे खुश्की का इलाका है। बस ये फ़ोटो कैमरा मोबाइल का टच मोबाइल नहीं है, इससे फ़ोटो निकाल के ये देते थे। तो आप लोग का ये राब्ता किसने करवाया था? कौन कहता था कि ये तस्वीरें खींचें और इस तरह दें? सर ये तो अब्दुल्ला था, गुरु अब्दुल्ला था और सतार गुरु थे इनके। इनका होड़े शोड़े हैं ना अपने खुद के, तो ये समुद्र पे आते जाते हैं। और फिर इसके एवज़ में क्या मिलता था आपको जब ये तस्वीर उन तक आप पहुंचा देते थे? वो शराब का शीशा देता था, 3 शीशे देते थे या 4 शीशा देता था, फिर आपस में बांट के रखते थे। और इनको पैसे देते थे अब्दुल्ला वालों को, अब्दुल्ला सतार वालों को, ये जो बोरिया है इनको। तो ये समंदर के रास्ते तक उन तक जाते थे, उनसे जो चीज़ें लेते थे और देते थे? जी सर, ये समुद्र के रास्ते से, ये बादल लुंड गांव नहीं है सूखे वाला, यहाँ पे आधे में पानी है और आधे में सूखा हुआ है। पानी भी बड़ा है बहुत, आधा सूखा हुआ है आधा पानी है, उसमें जाते थे। और ये उधर जाके इनको ये तस्वीरें वगैरह देते थे और उनसे मोबाइल कांटेक्ट में बातें करते थे। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? सर ये तो शुरू से ही करते हैं। मैं तो आया ही 2023 के 11वें महीने में था जुंगशाई में, और पहले कराची में ड्यूटी करता था यूनस टेक्सटाइल में। तो ये बंदे लगे हुए थे, तो मैं तो बस ऐसे ही आया, इनके साथ दोस्ती यारी की और पता चला कि ये इंडिया के लिए काम करते हैं। मैं तो शराब वगैरह पीता था, पर इनके साथ चला गया और इन्होंने यही काम किया, फ़ोटो निकाल के आगे इंडिया वालों को देते थे, ये बोरिया जितने भी है। ये मंशियात के अलावा, शराब के अलावा कोई और चीज़ भी, पैसे भी मिलते थे आपको इस काम के? सर जी पैसे इनको देते थे, ये सतार को और अब्दुल्ला को। ये बड़े, आपने कभी पैसे नहीं लिए? मुझे एक दफ़ा अब्दुल्ला ने 3000 दिए थे और इन बोरियों ने, जो इनका बोरिया सरदार है, इन्होंने मुझे 3000 रुपया दिया था एक दफ़ा। तो ये तस्वीरें खींचने की वहाँ से डिमांड आती थी, कैसे पता चलता था कि इस लोकेशन की तस्वीरें चाहिए और इतनी चाहिए और क्या वो होना चाहिए? नहीं सर, ये डायरेक्ट आते थे ना, तो इनका तो ये कारोबार है, शुरू से इनका धंधा है समुद्र का। तो इनका ये काम है, इनको पता होता है कि यहाँ से पोस्टें बनती है और यहाँ से वगैरह वगैरह होता है। तो इनकी ये फ़ोटो निकाल के मोबाइल से, टच मोबाइल से, वो मोबाइल उनसे ये फिर वो उनको भेजते थे, फिर वो उधर उनको तारीख देते थे, फिर ये चले जाते थे अंदर। जी, जो ये असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ है, ये कहाँ से लिया था, कहाँ से असला लिया था ये? सर जी इनका मुझे नहीं पता है, असला बारूद का ये मुझे नहीं पता है।
तुम बताओगे ये असला कहाँ से आया था? ना सर, ये मुझे पता नहीं। और ये बारूदी मवाद और गाड़ी कहाँ से आई? ना सर, ये भी अल्लाह जानता है, मुझे पता नहीं। अब तक तुम कितने पैसे कमा चुके हो? जी ना सर, मैं 2 चक्कर इनके साथ कटे गए जो बता रहे हैं। पहले अपने यार दोस्त जो इधर अपने बैठे हैं बड़े बड़े लोग, हमने उनको भी बताया कि ये काम करते हैं, मैंने कोई भी छुपाया नहीं। जी बिल्कुल, ये 4 रुकनी मुलजमान हैं और इनको जो है वो SIU पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है और ये स्पेशल ऑपरेशन जो है वो कायदाबाद के करीब किया गया। जो खुफिया इतला है उस पर जो है ये ऑपरेशन किया गया और बताया जा रहा है कि हसास इदारे की जानिब से इन मुलजमान की निशानदेही भी की गई और CIA की जानिब से ये ऑपरेशन अमल में लाया गया। उसके बाद ये बताया गया कि इन मुलजमान की जानिब से ना सिर्फ रैकी की जाती थी बल्कि बाकायदा तस्वीर ली जाती थी और उसके बाद गैर मुल्की एजेंसी जो है उसे जो है वो तस्वीर फराम की जाती थी। उसके एवज़ में ना सिर्फ इनको मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात मिलती थी बल्कि रकम भी जो है वो मिलती थी और ये तमाम तर लोग आपस में डिवाइड करते थे। इस हवाले से हम SSP SIU से भी जानेंगे कि आया इनके पीछे और भी गिरोह मौजूद हैं या फिर ये किस तरह ये नेटवर्क काम कर रहा था। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP SIU शुएब मेमन साहब। उनसे पूछते हैं कि इन मुलजमान को कैसे पकड़ा? ये 4 मुलजमान पकड़े गए हैं, इनके पीछे और भी गैंग है, क्या नेटवर्क है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल रात को हमने कार्रवाई की है कायदाबाद के करीब। एक गाड़ी जो है जो आपने भी देखी होगी उसको हमने इंटरसेप्ट किया जिसमें 4 मुलजमान हमें हैवी क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के साथ मिले। हमने जब इनको इन्वेस्टिगेट किया, गिरफ़्तार किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये चीज़ इल्म में आई कि ये लोग खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान से हसास मालूमात का ट्रांसफ़र जो है वो इंडिया में BSF और रॉ को कर रहे हैं। उस हसास मालूमात में जब हमने इनका फ़ोन चेक किया तो ये हसास सिविल इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तस्वीर, उनकी वीडियोस, वहाँ की ट्रूप मूवमेंट्स, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, वहाँ के वॉच टावर्स, हर चीज़ की वो तस्वीर बनाकर, डिटेल बनाकर अपने फ़ोन में स्टोर करते थे। उसके बाद ये फ़िज़िकली बॉर्डर क्रॉस करके, समुद्री बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाते थे जहाँ पर ये इस अपने फ़ोन के डाटा को उनके कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र करते थे। तो इनको फ़ोन क्या ये जो तमाम तर चीज़ें ये फ़राम की गई थी, इनको लोकेशन मिलती थी, क्या मामला था इनका? ये इसमें जो प्राइमरी मुल्ज़िम है जो 2009 से इनसे कांटेक्ट में, उसका नाम है मोहम्मद खान बोरियो उर्फ़ गुल्लू उसको कहते हैं। तो ये जो गुल्लू मुल्ज़िम है ये 2009 से जो है इनसे राब्ते में है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक फ़ोन भी उन्होंने ख़रीद के दिया था रॉ के एजेंट ने, और इस मज़ीद ये कि इसको एक मोटरसाइकिल भी ख़रीद के दिया था 70 cc। और इनको हर विज़िट पर जो है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक शराब की बोतलें और वहाँ कुछ मिठाइयों के डब्बे, ये चीज़ें दी जाती थी। और ये पोज़ ये करते थे कि ये फ़िशिंग का काम करते हैं ऑर्डिनरी तौर पे, लेकिन फ़िशिंग करते करते ये बॉर्डर, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है समुद्री जो इंडिया के साथ, वो क्रॉस करते थे बॉर्डर और वहाँ से सिग्नल करते थे कि जी हम आपके ऑपरेटिव्स हैं। जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करते थे तो वहाँ की बोट्स आकर इनको एस्कॉर्ट करके ले जाती थी और कैंप नंबर 59 पे जाकर ये इनका एक कर्नल है, कमांडिंग ऑफिसर वहाँ, रंजीत नाम है उसका, जिसको ये बॉस करके मुखातिब करते थे, उसके पास ये बैठते थे, रात वहाँ गुजारते थे और इनके मोबाइल से तमाम डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था उनके कंप्यूटर्स में। तो क्या समंदरी रास्ते से जाना इतना आसान है, राब्ता रखना इतना आसान है, और ये कितने अरसे से ये तमाम तर काम कर रहे थे? देखें, ये फ़िशिंग का जो काम करते आप भी ऑर्डिनरीली तौर सुनते हैं कि कई मरतबा जो है हमारे फ़िशरमैन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके उनकी पानी की हदूद में चले जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ की हदूद में आ जाते हैं। ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है ये कश्तियों में भी ट्रैवल करते थे और फ़िज़िकली भी जहाँ पर लैंड या पानी की सतह जो है 4 से 5 फुट है, वहाँ तक ये चलते चलते जाते थे। फिर अपने मोबाइल से टॉर्च की रोशनी के ज़रिए सिग्नल करते थे, एक मखसूस तरीके का सिग्नल देकर उनको अलर्ट करते थे कि जी हम हैं तो कोई फ़ायर वगैरह न कीजिएगा और हमें एस्कॉर्ट करके आप अपने BSF हेडक्वार्टर तक ले जाएं। फिर ये उस कैंप तक जाते थे और वहाँ जाके ये डेटा ट्रांसफ़र करते थे। जो इनके मोबाइल फ़ोन इनसे रिकवर हुए, उनसे अब तक किस तरह का डेटा रिकवर हुआ है, किन इलाकों का हुआ है, कुछ पता चला? हर
मोबाइल के अंदर जब हमने ये सारों के मोबाइल्स चेक किए तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और उसमें हर इंस्टॉलेशन की तस्वीर जियो टैगिंग के साथ में वहाँ क्या वॉच टावर्स हैं, क्या डिप्लॉयमेंट है, ट्रूप्स मूवमेंट क्या है, शिफ्ट किस टाइम चेंज होती है, एमरजेंसी रिस्पांस मेकनिज़म क्या है। तो ये मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन सेव की हुई थी जो ये आगे ट्रांसमिट करते थे। तो अब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? कितनी इनको सज़ा हो सकती है? क्या इनके पीछे और भी कोई गिरोह है जिसके लिए कार्रवाई करना अभी बाकी है? देखें, अभी जो प्राइमरी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है वो हुआ है एस्पियोनेज का, यानी जासूसी करके मुल्की मालूमात और गैर मुल्की एजेंसीज़ को फ़राहम करने का मुकदमा है सेक्शन 121 और 122 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, जिसकी सज़ा उम्र कैद से सज़ाए मौत तक है। और फर्दर ये कि इनके पास से जो रिकवरीज़ हुई हैं, जो एक्सप्लोजिव्स हुई हैं, उनके अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं एक्सप्लोजिव एक्ट और वेपन एक्ट के तहत। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी SIO मौजूद थे और CIA की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई और जिसमें तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। ये मुलजमान ना सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन फ़राम करते थे बल्कि इसके एवज़ में इनको मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात भी फ़राम की जाती है और साथ साथ भारी रकम भी फ़राम की जाती थी। तो इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कायदाबाद के करीब गुज़िश्ता रात जो है वो ये एक कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें इन मुलजमान को पकड़ा गया और इनसे अब इंटरोगेशन भी जारी है, जबकि जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया। पेशावर से मैं हूँ अबू बकर सदीक। नाज़रीन, हम रूटीन में ये रिपोर्ट करते हैं कि ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया, ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, या हम ये रिपोर्ट करते हैं कि ख्वाजा सरा पर फायरिंग की गई है। आज जिस जुर्म के हवाले से हम आपको बताएंगे, तो बेसिकली आज का वाक़या कुछ यूँ है कि मुबैना तौर पर एक ख्वाजा सरा ने फायरिंग से जो है एक यंगस्टर को जो है कत्ल किया है और जिस नौजवान को कत्ल किया गया है तो उसकी बेसिकली 10 दिन बाद शादी जो है वो तय पा गई थी। और इस वारदात में न सिर्फ ये ख्वाजा सरा बल्कि उसका एक दूसरा साथी जो है उस पर भी इल्ज़ाम है इस कत्ल के हवाले से। तो आज हम इस केस की डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम पुलिस का भी मौक़िफ़ जानेंगे और साथ ही साथ हम इस मकतूल की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बड़ा भाई जिसकी मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज की गई है, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह जो है इस ख्वाजा सरा ने उनके भाई का कत्ल किया है, क्यों उन पर दावेदारी कर रहे हैं और क्या ये मुलजिम जो है जो ख्वाजा सरा इस FIR में नामजद है क्या वो गिरफ़्तार है या इसके अलावा किसी किस्म की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है या फिर नहीं। जी, मैं पहुंच गया हूँ इलाका दीद कॉलोनी और यहाँ पर जो है बेसिकली जो मकतूल है तो इसी इलाके में रिहाइश पजीर था। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन फजल हुसैन सैयद आपको दिखाए तो मकतूल की फातह खानी के लिए जो है लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हम यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर से, उनके दोस्तों से बात करेंगे और वाक़े के हवाले से जो है डिटेल जो है वो उनसे पूछेंगे। सबसे पहले उनके बड़े भाई से हम बात करेंगे और उनसे इस वाक़े की जो तमाम डिटेल्स है वो पूछेंगे। ये बताइएगा किस तरह वाक़या पेश आया, आप मुद्दई है इस केस में, तो FIR में आपने ख्वाजा सरा को भी नामजद किया है, डिटेल्स बताइए। दलता چې د اختر کې راغلی کور لا اختر کې چې راغلی موږ سره یو ورځ نیمه کور کې تیرم کړه. دې نه پس چې دا لاړلې چرګانو چوک ته دلته خپله کمره وه، نو هلته کمره کې م د یو ورځ نیمه تېره کړې وه. دې نه پس چې دی د سره موږ رابطه مو شوله چې زه روان یم سخر کور یې دی هلته چې دی روټۍ له تللی و. نو هغې نه پس دا اوس پته نه لګي چې 2 بجې راوتې 3 بجې راوتې. د سره یو د ابوبکر هلک او یو ورسره حفیظ و. دا ته دا انډیوالانو دلته ورسره روټۍ لم خوړلې وه، هر یو شی ورسره کړی و. زموږ نه په چا دعوه شته، ده باندې موږ دعوه نه ده کړې، خو دو ورسره په موقع باندې راغله هغه ټایم کې. هغې نه پس بیا ده سره زموږ رابطه ونه شوله और दमंग रोड सर चाहिए ना इंसाफ़ी शवी दे। अच्छा, ये बताइए ये इसमें ख्वाजा सरा कौन सा है जिसको आपने FIR में नामजद किया, क्या नाम है उसका? उसका अबू बकर। अच्छा, तो अबू बकर को क्यों नामजद किया? क्या वो क्या ये वाक़े के दिन इस आपके भाई से मिला था मकतूल के साथ क्या, या क्या पहले से ही कोई इनके रिलेशन था, कोई राब्ते में थे, क्या डिटेल्स है? ना दा बचे दे दा अबू बकर बचे दे दमंग रोड सर द नास्ता पास्ता कोला लका दा चे दे ډیر وخت نه د سره په دغه ورځو کې چې دی بس دغه حادثه چې وشوله بس دې نه پس چې دی بس بیا ابوبکر سره هم زموږ رابطه نه ده شوې. तो अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि 10 दिन बाद जो है उसकी शादी भी तय पा गई थी, तो उसकी भी ज़रा डिटेल्स बताइएगा। دا چې دی داسې کار و چې ده ته واده لینډه موږ برابر کړی و. اختر نه مخکې موږ لاړو
ته داس خرګنې کړه هلته مونږ نیټه میټه برابره کړه هغه ویل بس اختر نه پس تاسو واده دی نو مونږ بس تاریخ چې دی بس دغه شلم 22 دا تاریخ زمونږ په مازغو کې مونږ زه بس په دې باندې به چې دی ته د کور هم ودان شي او دا به په کور باندې شي خو بس هغه دې ته پاتې نه شو के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि वो जो है इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं. अब क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह. अच्छा, आप दोस्त, ज़ाहिर सी बात है दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर किया जाता है. आप क्या समझते ये जो वाक़या हुआ है आपके दोस्त का कत्ल हुआ है, ज़ाहिर सी बात है एक अंधा केस है क्योंकि इसमें जो है वजूहात भी पता नहीं है किसी को भी. इवन पुलिस भी जो है वजूहात से लाइलम है, लेकिन FIR में जो है 2 अफराद नामजद है, अबू बकर और दूसरा जो है एक ख्वाजा सरा जो जिसका नाम अबू बकर है. तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी बात आपके साथ अपने दोस्त ने शेयर की? तकरीबन ईद के तीसरे दिन पे चक्कर पे जा रहा था, इसको हमने वीडियो कॉल किया था जी. इसका मोबाइल अबू बकर ने उठाया. अच्छा. वो मैंने बोले किधर है, वो कहते हैं कि नीचे गए. इसके साथ उसका ये साला भी था, ये माज और ये हफीज़ भी था और ये भी था. हमने फिर बोले किधर है, वो कहते हैं अभी आ जाएगा. फिर उसके बाद हमारी उसके साथ बात नहीं हुई. तो आपको क्या लगता है जो अबू बकर है, जाहिर सी बात है आपका करीबी दोस्त था ये मकतूल, तो आपको अपने दोस्तों के बारे में बताता होगा, तो क्या अबू बकर कोई क्रिमिनल टाइप था या मतलब ऐसी कोई उनकी शख्सियत थी या कोई ऐसी बात जो कि जिससे आपको लगे कि ये कत्ल जो है उन्होंने ही की, अगर वजूहात का थोड़ा भी हो सकता है ना. उसका भी तकरीबन 2-3 महीने से पिस्तौल के साथ बहुत शौक भी पैदा हुआ था अबू बकर का. और जब वो हम उधर गए थे तो बकर नहीं था, वो कहते 2 दिन से वो भी गायब है. अच्छा. उसका कुछ पता भी तक नहीं चला. आपको क्या लगता है क्या वजह होती होगी? क्या कोई मामूली तलख कलामी होगी या कोई ज़्यादा कोई बात, बड़ी कोई बात होगी? क्या लगता क्या है आपको? ऐसा कोई बात नहीं लगता. अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि वीडियो कॉल पे आपसे बात की थी, तो क्या इस जिस तरह आप कह रहे कि अबू बकर से आपकी बात हुई, तो क्या इसके बाद आपने दोबारा कॉल की और दोबारा इस मकतूल से बात हुई है? नहीं हुई. अब उसके बाद की बात नहीं हुई. अच्छा. और अबू बकर के बारे में जो मुलजिम है, तो मकतूल इसके बारे में बताता था कि क्या मतलब जो उनके साथ दोस्ती, तो क्या रकम का कोई लेन देन तो इनके दरमियान नहीं था या ऐसा, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं था इसका. जी, इस केस के हवाले से हम पुलिस से भी बात करेंगे. जिस तरह हमने आपको कहा था कि हम इस हवाले से SP फ़कीराबाद से भी बात करेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ SP फ़कीराबाद अरशद ख़ान साहब मौजूद है. सर, क्या डिटेल्स पता चली है? ख्वाजा सरा जो है वो इस केस में नामजद है, क्या वो मरकज़ी मुलज़िम है? क्या वाकई इस वारदात में आपने जो तफ्तीश की, क्या उससे पता लगा है कि वो मुलविस है जिस तरह दावेदारी किए मकतूलीन के अहल खाना ने? जी बिल्कुल. कामरान और ये दोनों मुलज़िमान जो है हफीज़ और अबू बकर, ये दोस्त थे और इतना पता चला है कि अबू बकर और ये कामरान जो मकतूल हैं ये एक कमरे में रह रहे थे. तो 3-4 दिन पहले वक़ुआ से, जब हमें पता चला उससे 3-4 दिन पहले ये घर से निकला था और उस दिन के बाद जब वो घर नहीं गया 3-4 दिन, तो उसके भाई ने आके देखा, फिर उसने रिपोर्ट की. तो फ़िलहाल उन्होंने दावेदारी की और हम हर एंगल से उस पर काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो ख्वाजा सरा है अबू बकर, उसने अपनी जगह भी चेंज कर लिया और वहाँ से वो भाग गया है. तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मरकज़ी मुलज़िम है. अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लग ऐसा है कि वही मरकज़ी मुलज़िम है, तो आप क्या समझते इनिशियली तफ्तीश में क्या पता चला, क्या वजह हो सकती है इस वारदात की? कितने वक्त से जो है इन दोनों का बीच में ताल्लुक़ था, एक ख्वाजा सरा और जो मकतूल है, तो क्या समझते हैं आप बुनियादी क्या वजह हो सकती है? क्या कुछ पता चला इनिशियली? फ़िलहाल तो इतना पता चला है कि ये बहुत अरसे से एक साथ रह रहे थे और उनका ताल्लुक़ भी था. तो हो सकता है कि किसी बात पे उनके बीच में कोई तनाज़ा बना हो और उस तनाज़े की वजह से ये उसका कत्ल हुआ हो. तो अभी कुछ कहना क़ाबिल ज़ौक़ होगा कि किस वजह से कत्ल हुआ है, लेकिन जैसे ही हम उसको गिरफ़्तार करेंगे तो इंशाल्लाह सारी डिटेल पता चल जाएगी. क्या इस ख्वाजा सरा की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इससे पहले, या मकतूल की इस तरह सच कोई हिस्ट्री है इन दोनों की? ऐसी कोई ख़ास हिस्ट्री तो हम अभी तक हमें पता नहीं चली है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं और CCTV फुटेज और CDR सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं. तो जैसे ही सारी चीज़ें एविडेंस कलेक्ट होगी इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे. जय वक़्वा से कोई आला कत्ल बरामद हुआ है और किस तरह इस मुलज़िम को कत्ल किया गया? फायरिंग से, तशद्दुद से, कत्ल किस तरह हुआ है? ये फ़ायर करके कत्ल किया गया और वहाँ से 2 खोल मिले
और वहाँ से कोई अलग कत्ल फ़िलहाल बरामद नहीं हुई। अच्छा, क्या वाकई 3 दिन पहले इसका कत्ल हुआ? जब आपको पता चले तो उससे 3 दिन पहले से ही इसको कत्ल किया गया था, और जिस दिन से ये मकतूल जो है अपने घर से लापता हुआ था, तो क्या उस टाइम कोई रिपोर्ट वगैरह या FIR वगैरह दर्ज की गई थी, या इस वाक़े के बाद सब कुछ जो है प्रोसीडिंग्स जो थी कानूनी कार्रवाई? नहीं, वो मुद्दई के मुताबिक कि वो घर से निकला था तो 3-4 दिन तक वो घर नहीं आया। तो हो सकता है वो 2 दिन पहले कत्ल हुआ हो, 3 दिन पहले कत्ल हुआ, लेकिन मैक्सिमम 4 दिन है, यानी कि 3-4 दिन पहले वो घर से निकला था और फिर घर वापस नहीं आया था। तो अभी पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितने दिन पहले वो कत्ल हुआ था, और बाकी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। थरपारकर से मैं हूँ अब्दुल गनी बजीर। तलीमी इदारों के अंदर दौरान इम्तिहान नकुल खिलाफ कानून और मुस्तकबिल के मेमारों की मयारी तलीम के दौरान जो है रुकावट का सबब बनता है, वहाँ नकुल के लिए जो कोशिशें करना और वहाँ पर मौजूद और ड्यूटी टीचर्स से उलझना, बल्कि उनसे बदतमीज़ी से पेश आना, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है थरपारकर की तहसील नगर पारकर के शहर डानू दांदल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में। इस हाई स्कूल के अंदर 7 अप्रैल को दौरान इम्तिहान, जहाँ 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान जारी थे, उसके अंदर एक शख्स इस स्कूल के अंदर आता है जो अपने भाई को नकुल करने की इजाज़त न देने पर टीचर से उलझता है, टीचर को गिरबान से पकड़कर। तो इस वाक़े के मुतालिक हम मज़ीद जानेंगे और चलते हैं स्कूल के अंदर और बात करते हैं असातिज़ा से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डानू दांदल के इम्तिहानी ब्लॉक के बाहर, जहाँ 2 माह कबल इम्तिहान के दौरान जो मुअल्लिम से मुलज़िम की जानिब से बदतमीज़ी करने और उसके साथ जो है वो मुबैना तौर पर तशद्दुद करने का वाक़या पेश आया था। हमारे साथ मौजूद है स्कूल के हेडमास्टर, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वाक़या जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे 7/4/2025 को स्टार्ट हुए थे, उसी दौरान पेश आया। क्योंकि जो हमें पेपर लेट से मिला था, उसी दिन लेट से की वजह ये थी कि बैंक हमारा जो है नगर पारकर है, वो तो 9:15 हो गए थे, तो 9:15 या बस 20 के करीब ये वाक़या पेश आया। उसी दौरान पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, और हमारे पास 4 या 5 फीडिंग स्कूल हैं। तो फीडिंग स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो दूर दूर से थोड़े आते हैं, तो उनके साथ उनके वालिदैन भी होते हैं, को भाई वगैरह भी होते हैं, तो वो भी उनके साथ आए हुए थे। तो जब पेपर स्टार्ट हो रहा था तो इन्विजिलेटर ने उनको बाहर निकालने की कोशिश की, उसी दौरान ये वाक़या पेश आया। जी, मुतासरा टीचर हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार, बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह आपसे के साथ पेश आया? जी, ये जो वाक़या पेश आया था, मैं इस ब्लॉक में इन्विजिलेटर था, और जो वो बंदा था जिसका नाम मंजूर था, वो यहीं पर खड़ा था। तो पेपर जो है उसका टाइम 9:15 या 20 का टाइम था। पहला पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, 9th और मैट्रिकुलेशन के पेपर चल रहे थे। तो उस दौरान मंजूर जुनेजो जो है वो इस ब्लॉक में आया था, और उसने जो मेरे साथ, मैंने उसको पेपर में बाहर निकालने की कोशिश की। तो किस वजह से आया था? क्या कैंडिडेट था या नहीं? वो जो उसका ब्रदर था उसको सपोर्ट करने आया था। ठीक है, तो उसने सपोर्ट करना शुरू की अपने ब्रदर की। तो मैंने उसको 3-4 बार बोला कि आप बाहर निकले, पेपर स्टार्ट हो रहा है और हम दूसरे किसी बंदे को अलो नहीं करते हैं। तो उसने जो है वो मना किया बाहर जाने से, और मुझे गिरबान में पकड़ा और मेरे से बदतमीज़ी की और थप्पड़ लगाने की भी कोशिश की। तो उस दौरान जो है यहाँ पर ब्लॉक में बहुत शोर हुआ, तो आसपास के जो इन्विजिलेटर थे वो सारे आए, और मैंने जो है उसको पकड़ा और प्रिंसिपल के हवाले किया, और उसके बाद जो है हमने पुलिस के हवाले किया उसको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डानू दांदल पुलिस स्टेशन पर, और मेरे साथ मौजूद हैं SHO गुलाम मुज्तबा भुट्टो। इनसे मालूम करते हैं कि इस वाक़े की किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई और कैसे इसको रिपोर्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल गनी भाई, ये जो वाक़या है 7/4/2025 का है। 9th और 10th के इम्तिहानात चल रहे थे।
ये जो मंजूर लड़का है जो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसका भाई का पेपर था अब्दुल हई का। ये दीवार की तरफ से गया, दीवार को छलांग लगा के स्कूल में गया। टीचर ने इसको रोका, उससे बदतमीज़ी की, उसको गले से पकड़ा। फिर उधर पुलिस वाले खड़े थे, बड़ा हुजूम हो गया, पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। मैं उस वक्त कोर्ट में था, मुझे बताया। मैं कोर्ट से जब वापस आया सीधा थाने के बजाय स्कूल चला गया। उधर में उस्ताद साहिबान प्रिंसिपल मनोहर कुमार को बोला, भाई आओ अपना पर्चा कटवाओ, कापी कल्चर का 145 लगी हुई है और जो ड्यूटी अटका हुआ है, आप पर्चा कटवाओ। मगर उसने पर्चा नहीं कटवाया, उनसे सुलह कर दी। ये बात हमने एसएसपी साहब को भी बताई, सेशन जज साहब ने भी नोटिस लिया। फिर ये सरकारी मुद्दत में पर्चा कटा। एसआईपी लाल मलूक उसमें मुद्दई बना। एसआईपी पुनूमल इन्वेस्टिगेशन की। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी मालूमात, सारी इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करके इसको चालान किया। आपने कौन सी दफ़ात शामिल की जो मुकदमा दर्ज किया? 144 की खिलाफ वर्जी, 188, 353 ड्यूटी अटका ये लगाए थे। हमने अच्छी गवाही दी। फिर जब केस ख़त्म हुआ तो जज साहब ने इसको सज़ा सुना दी, 2 साल। इसने जुर्म किया था, उसको अपने जुर्म की सज़ा मिली है। बिल्कुल। मैं हूं पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के हवाले से जिसमें 9 साला बच्ची को अपना ही पड़ोसी अगवा करता है, उस पर ज़्यादती करता है। ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करके अपने ही घर में बिस्तरों की पेटी में न सिर्फ छुपा देता है बल्कि 2 से 3 दिन तक लाश उस पेटी में ही रहती है। बदबू फैल जाती है, जिसके बाद अहले मोहल्ला शोर मचाते हैं, पुलिस को इतला करते हैं। दूसरी जानिब जो मरियम है, उसके वालिदैन की तरफ से FIR दर्ज कराई जाती है कि उनकी बच्ची 2 से 3 रोज़ से गुमशुदा है, जिस पर पुलिस भी अपनी तरफ से तफ्तीश करती है। यहाँ पर अहले मोहल्ला की तरफ से जब बात होती है कि बदबू फैल रही है, तो फिर पुलिस जब यहाँ आती है, कार्रवाई करती है, तो जो ये मुल्ज़िम है, ये हम अगर बात करें, कैमरामैन रिजवान शेख अगर दिखा सके, तो ये नन्ही परी मरियम का घर है जहाँ पर वो होती थी, और उसके साथ ही उसका पड़ोसी जो मुल्ज़िम अल्ताफ़ है उसका घर है। ये पड़ोसी थे, एक दूसरे के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ताहम ये बच्ची जो है अल्ताफ़ नामी पड़ोसी ने ही अगवा की, और अगवा करने के बाद इस ज़्यादती के बाद इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब यहाँ पर रेड की तो उस लाश को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो गया कि बच्ची पर ज़्यादती की गई है। अगर हम बात करें इस मोहल्ले की, ये पेशावर का नवाही इलाका लंडी अरबाब है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बहुत इत्तेफाक से रहते हैं। और यहाँ अहले मोहल्ला यही बात कर रहे हैं कि इन दोनों पड़ोसियों के आपस में ताल्लुकात अच्छे थे, एक दूसरे के गम अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ होते थे। ताहम ये जो वाक़या है ये बहुत ज़्यादा इंसानियत सोज है कि एक पड़ोसी जो कि 30 से 32 साल है और वो 9 साल बच्ची को अगवा करता है, अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाता है और कत्ल करके अपने ही घर में लाश को छुपा देता है। 9 साल नन्ही परी मरियम को उसका अपना ही पड़ोसी अगवा कर लेता है, उससे ज़्यादती करता है, और यही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को बिस्तरों की पेटी में छुपा देता है, जो 2 से 3 दिन तक उस पेटी में ही रहती है। इसकी बदबू पर जो अहले मोहल्ला हैं शिकायत करते हैं, जिस पर पता चलता है कि जो मुल्ज़िम है उसने जो बच्ची है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, उसको कत्ल किया और उसकी लाश को छुपा दिया। हम बात करेंगे उनके एक रिश्तेदार से। ये बताइएगा कि मरियम का कैसे पता चला कि उसको कत्ल कर दिया गया है? जी, ये तकरीबन 3 दिन से लापता थी बच्ची। इन लोगों ने FIR की थाने में, चौकी मनकरो चौकी में, लेकिन 3 दिन में बच्ची का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन के बाद इसको पता चला कि घर के करीब जो है वो एक घर है, उससे बदबू आ रही थी। अल्ताफ़ नामी कुछ लड़का था, उसने कत्ल किया था उसको, और फिर उसको बिस्तर की पेटी में जो है उसको छुपाया था। अच्छा, ये बताइएगा कि अल्ताफ़ चूँकि पड़ोसी था, तो ये बच्ची क्या उसके घर गई थी? कैसे, मतलब आपके ऐसे ताल्लुकात थे कि एक दूसरे के घरों में आते जाते थे? जी बिल्कुल, ये सामने उसका घर है, आते जाते हैं,
और इसके लिए वो घर में अकेला था, तो इसके लिए खाना पीना भी इसी घर से जाते था, इसी घर से वो लेके जाते थे, तो इसी वजह से उस घर में चली गई फिर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इसके वालिद हैं मरियम के, वो क्या काम करते हैं? जी वो फ्रूट का काम करते हैं। गरीबी है उनकी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा गरीबी है उनकी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पड़ोसी है, वो सुनने में आ रहा है कि अल्ताफ़ जो मुलजिम था वो इस बच्ची को ढूंढने, हालांकि उसने कत्ल किया था, लेकिन वो भी ढूंढने में साथ साथ था। जी बिल्कुल, वो 3 दिन इसके साथ घूमा फिरा इस लड़की को तलाश करने में, लेकिन बच्ची उसी के घर से मिली। अच्छा, पुलिस ने जो जिस तरह आपकी मदद की उससे आप मुतमईन हैं, और मज़ीद आप क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ तलब कर रहे हैं हुकूमत से? जी बिल्कुल, इन लोगों का तो यही मानना है कि हमें इंसाफ मिले, और ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। पोस्टमार्टम बच्ची की हुई है, लेकिन अभी तक कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिन हुए, इंसाफ कीजिए इसके साथ। हमें से इंसाफ चाहिए, हमारा कोई बस नहीं है, हम गरीब लोग हैं। मरियम के वालिद क्या काम करते थे? कभी सब्जी बेचते, कभी फ्रूट बेचते रेडी पर। हम करे घर पर रहते हैं, कोई घर नहीं है उसका, और इधर करे घर में रहते हैं वो। मरियम के और कितने बहन भाई हैं? 5 सारे 5, एक चले गए, 4 रह गए बस। मरियम की माँ की क्या हालत है? वो अभी तो अस्पताल में। अभी तो बेहोश अस्पताल में ले गई। क्या इन पड़ोसियों से आपकी कोई लड़ाई शड़ाई थी, कोई झगड़ा था? नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ, बस अल्लाह खबर है। मरियम के बेईमाना कत्ल के हवाले से पड़ोसी क्या कहते हैं, हम बात करेंगे उनके एक पड़ोसी से कि वो जो मुलजिम भी चूँकि उनका पड़ोसी था, मरियम के घर वाले भी उनके पड़ोसी थे, तो उन्होंने क्या देखा और असल में वाक़या क्या है। बताएंगे कि जिस अल्ताफ़ ने मरियम को कत्ल किया है वो किस किस्म का बंदा था? वो जी नशे का आदी था, आइस पीता था, हेरोइन पीता था। ये 3 दिन से बच्ची लापता था, और ये मुलजिम इतना चालाक था कि इनके साथ अस्पतालों में तालों में खुद गया और चला गया पूछने के लिए, मालूमात के लिए। इन बेचारों को इतना पता नहीं था। 3 दिन पहले, ये 3 दिन बाद ये बच्ची इलाज बरामद हुई, वो भी स्मेल आया। ये मोहल्ले में दूसरा फौत हुआ, उसकी वजह से स्मेल आ गया और हमें पता चला, लेकिन मुलजिम मौके पे गिरफ्तार हो गया। 9 साला मरियम को बेदर्दी से कत्ल कर देने वाले मुलजिम अल्ताफ़ को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद तफ्तीश शुरू की। हम बात करेंगे एसपी सिटी डिवीज़न अतीक शाह साहब से मालूम करेंगे कि उन्होंने जो मुलजिम से तफ्तीश की थी उसके हवाले से उनके पास क्या मालूमात आई थी। सर, ये बताइएगा कि अल्ताफ़ ने एतराफ़ किया था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, बिल्कुल इस तरह है कि जो सरसरी हमने जो पुलिस ने जो तफ्तीश वालों ने जो एसओ साहब ने जो इंटरोगेशन की है, सरसरी पूछगिछ की है, तो उसमें उन्होंने कुछ न कुछ बताया था। फिर जो है ना, ये जो मौके की निशानदेही के लिए जो गए थे, या जो आले कत्ल जिस पे जो है ना बच्ची को मारा था, या और जो कुछ शवाहिद थे जिस चीज़ में जो है ना उसको बांधा गया था, या जो है ना जो बोरी थी या वगैरह जो भी थी, उस शवाहिद को इकट्ठा करने के लिए जब पुलिस गई तो उस दौरान जो है ना फिर वापसी पे रास्ते में जो है ना नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, जिससे जो है ना हमारी पुलिस की गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हुई है और लगी है, और जो है ना जो ज़ेर हिरासत मुलजिम था वो भी जो है ना लकरपोत हुए। सर, केस में नया मोड़ आया कि जो मुलजिम था वो पुलिस की हिरासत में था। आप जाए वक़ुआ की निशानदेही के लिए साथ लेके गए, पुलिस पर भी फायरिंग हुई, और जो मोटरसाइकिल पर जो सवार लोग थे उन्होंने अल्ताफ़ जो मुलजिम था उसको कत्ल कर डाला फायरिंग करके। क्या ये पुलिस के लिए एक चैलेंज नहीं है कि आप एक मुलजिम को लेके जा रहे थे, उसकी सिक्योरिटी आपका फ़र्ज़ था? जी बिल्कुल मैडम, उसमें जो है ना बिल्कुल था, और उसमें जो है ना हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो भी मुलजिम सामने आते हैं उसको भी हम कानून के दायरे में लाएंगे। आपके ख्याल में कौन है जो इसको कत्ल कर सकता है? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आपके सामने अभी लाता। अच्छा, जो पुलिस की जो गाड़ी के नुकसानात हैं उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, गाड़ी तो लगी है, मतलब 2-4 फायर गाड़ी भी लगी है, जवानों को भी अल्लाह ताला ने बचाया है, और ये जो मुलजिम है ये भी लगी है।
बिलाशुबा पुलिस की ये कामयाबी थी कि मुलजिम को आपने फौरी तौर पे गिरफ़्तार भी कर लिया था, अल्ताफ़ को, और पता भी चल गया था कि जो डेड बॉडी है कहाँ से मिली। तो वो थोड़ी सी कार्रवाई बताइएगा कि जब आपको इत्ला मिली तो वो कार्रवाई की क्या किस्म थी? मैडम बिल्कुल जिस तरह पुलिस को इत्ला मिली कि पहले तो ये कि 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट हुई थी बच्ची की गुमशुदगी का, तो वो तो गुम हुई थी, फिर जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो उस हवाले से हमने जो घर था उसमें थोड़ा सर्च किया, तो उससे जो है ना ये बच्ची की डेड बॉडी जो है ना वो बरामद हुई। और फिर चूँकि लोग भी ज़्यादा थे तो उसको निकाला, और फिर ज़ाहिरी बात है कि तफ्तीश की जो तकाज़े है उसमें जो है ना आले कत्ल भी ज़रूरी है, बरामदगी भी ज़रूरी है, और भी जो मवाद है उसकी भी बरामदगी इंतहाई ज़रूरी होते हैं। मैं हूं क्वेटा से शहाब उमर। आज हम बात करेंगे कत्ल के एक दोहरे वाक़े का जो सिरकी रोड में पेश आया था। यहाँ पे एक ले पालिक भाई ने जायदाद की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करके घर के कमरे में दफन किया था। इस हवाले से हम जानते हैं कि ये वो मकान है जहाँ पे वारदात का पेश आया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आज जो दोहरे कत्ल का जो लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया था वो इस किराए के मकान में पेश आया था, जहाँ पे इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इंडस्ट्रियल थाने के ASI फजल रहमान साहब मौजूद हैं। हम मज़ीद जानते हैं कि कैसे इस घर की निशानदेही की और फर्दर उन्होंने इस हवाले से क्या किया है। आप फजल साहब बताएँ कि घर की निशानदेही कैसे की हुई, फिर उसके बाद कैसे हड्डियाँ बरामद हुई और उनको यहाँ से शिफ्ट किया। ये एक एप्लीकेशन जो है इनकी साबिका बीवी थी अदनान की, उन्होंने एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को दी थी बतवस्त महकमा अहलिया। हमारे पास जो है ना वो हमारे DSP अनवर साहब को मौसूल हुई बग़र्ज़ इंक्वायरी। डिवरिंग इंक्वायरी जो है ना वो लेडीज़ हमारे साथ आई थी, इस जगह की निशानदेही करवाई थी। उसके बाद जो है ना फिर हमने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट बनाकर भिजवाई थी। उसमें फिर सेशन साहब ने जो है ना हमारे साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हमारा कंसल्ट जुडिशल है, और इसके अलावा जो है ना पुलिस सर्जन, इनको लेटर जारी किया। फिर हम सारे हमारे अफसरान, हम मेडिकल ऑफिसर और जुडिशल मजिस्ट्रेट हम सारे यहाँ पर आए, और जब हमने खुदाई यहाँ पे शुरू की तो उसके बाद जो है ना यहाँ से जो है ना इस कमरे से जो है ना उनकी हड्डियाँ बरामद हुई। और तो फिर उनका क्या किया, उनका DNA कराया, किस तरह पता चला कि ये वो तो मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ है, जो हमारी जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हमने करके फिर हमने जो है ना DNA के लिए जो है ना फिर मेडिकल पुलिस सर्जन जो था उन्होंने टेस्ट के लिए जो है ना DNA के लिए उन्होंने अपने साथ जो है ना वो ले गए थे। जब DNA होंगे तो वो हमें बता देंगे। अच्छा सर, मज़ीद मालूमात के लिए बताएं कि जो मुलजिम था अदनान, इनका जो मकतूल जिनको कत्ल किया गया है फैज़ान और सलमान, जो 2 भाई थे कमसन जो 20-22 साल के थे, उनका आपस में रिश्ता क्या था, इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो उनकी जो साबिका बीवी थी वो बता रही थी कि मेरा जो साबिका शोहर था अदनान, वो फैज़ान और सलेमान का जो है लेपाला भाई था, और ये दोनों फैज़ान और सलेमान आपस में सके भाई थे, और ये जो है ना उनका लेपाला भाई था। जी बहुत शुक्रिया फजल साहब। जी फजल साहब थे इंडस्ट्रियल थाने के पुलिस अफसर, उन्होंने बताया कि जो वारदात किस तरह हुई, किस तरह यहाँ पर हड्डियों की निशानदेही की गई और उसके बाद उनको यहाँ से शिफ्ट किया, DNA कराया गया। उसके बाद पता चला कि ये वारदात और पूरी जो कहानी थी वो सामने आ गई, और जो कत्ल का कोई चंद माह पहले जो वाक़या पेश आया था और वो उसका भांडा किस तरह फूटा गया, और उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई की गई और जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद उसकी जो मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई वो जारी है। आज सिरकी रोड पे दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला जो वाक़या पेश आया था, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कायदाबाद थाने के हदूद में पेश आया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP कायदाबाद खुर्रम मैसर साहब। हम इनसे इस केस के बारे में मज़ीद जानते हैं। अच्छा सर, बताएं कि इस केस की क्या तफसीलात हैं, वाक़या कैसे पेश आया और मुलजिम की गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई। जी, ये बेसिकली कोई 3 हफ़्ते पहले माजबीन नाम की खातून हमारे पास आई थी। उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनके शोहर ने अपने दोनों भाइयों को जो है मार के अपना जो किराए का घर था उसमें दफन करके रख दिया है। तो फिर इसमें ज़ाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट का होना लाजमी है। तो फिर हमने उनसे दरख्वास्त की, वो आए, उन्होंने जो है वो हमने खोदा उसको फ़र्श को, और वहाँ से जो है हमें हड्डी के जो आसार थे वो वहाँ पे मिले। चूँकि लाश जो है वो साल पुरानी थी तो वो हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी, वो हमने वहाँ से निकाला और फिर हस्ब ज़ाब्ता जो है वो कार्रवाई की गई है। मुलजिम की गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई?
मुलजिम जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो माजबीन का शोहर था अदनान, और वो किसी काम से कोई लाहौर गया हुआ था। तो उसकी जब हमने लोकेशन ट्रेस की तो वो मूविंग पोजीशन में थी, और वो जैसे ही कोयटा पे यहाँ पे पहुँचा है उसी वक्त हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया है और फर्दर क्या कानूनी कार्रवाई जारी है? जी, उसने एतराफ़ जुर्म किया है। बेसिकली ये लालच की वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया दोनों भाइयों का। ये कोई 50 लाख का मामला था, कोई घर था जो उन्होंने बेचा था और फिर वो तकसीम होना था भाइयों में, तो उसने लालच की खातिर आके अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, और यही वजह थी कत्ल की जो उसने कत्ल किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, मुलजिम गिरफ़्तार है, उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है, और उसको जो तहकीकात मामलात हैं वो इस वक्त जारी हैं। मैं हूं मर्दान से अशरफ खान, और आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे उस अफसोसनाक वाक़े का जिसमें पुलिस ने एक आम शहरी को ख़तरनाक मुजरिम समझते हुए फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। वाक़े के बाद दोनों पुलिस एहलकारों एएसआई साजिद अली और कांस्टेबल फरहाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो अब जेल में है। जबकि ज़ख्मी नौजवान के जिस्म से गोलियाँ निकाल दी गई हैं, लेकिन स्पाइनल कार्ड पर गोली लगने से डॉक्टरों ने उनके उम्र भर के अपाहज होने का खदशा जाहिर किया है। यह अफसोसनाक वाक़या 29 और 30 मई की रात 12 बजे उस वक्त पेश आया जब गुलीबाग के रिहायशी मूसा मोटरसाइकिल के ज़रिए शमसी रोड के रास्ते घर जा रहा था, और पुलिस ने उसे रुकने के लिए आवाज़ दी। इस दौरान मूसा मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि पुलिस ने उस पर फायरिंग की और वो लगकर गिर पड़ा। मूसा की इजाज़त के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है, और गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अस्पताल जाकर मूसा की इजाज़त की और कहा कि वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएगी। नाज़रीन, मूसा के वालिद पहले ही फौत हो चुके हैं, और मूसा की कफ़ालत उसके चचा साबिक़ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम असद अली कश्मीरी साहब कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अशरफ खान साहब आपका और जियो के तमाम टीम का मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त देकर यहाँ तशरीफ़ लाए। मूसा के हवाले से मेरा चंद गुजारिशात है जो कि मैं आपके स्क्रीन पर सामने लाना चाहता हूँ, और ये है कि जो स्पॉट है क्वेटा ऊटल वाला, मर्दान के जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, तो आजकल लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, तो सारे महल्लों में बैठ के उससे ज़्यादा बेहतर समझता है कि वो क्वेटा ऊटल में पार्क के ज़रिए वहाँ बैठ के कोई नाश्ता कर रहे, कोई चाय पी रहा है। तो हस्ब मामूल मूसा वहाँ जा रहा है, तो मेरे यही सवाल कर रहा हूँ साहब इक़्तिदार से कि मूसा के जाने से पहले अगर पुलिस को या एसआई को या थानेदार को या कांस्टेबल को मूसा के साथ कोई लेन देन था या उसको पकड़ने में उसका गरज था, तो मूसा पहले से इत्मीनान के साथ बैठकर चाय पी रहा था, तो उस वक्त क्यों ना ये थानेदार या हमारे जो कांस्टेबल साहिबान है वो क्यों उस पर हाथ नहीं डालते हैं। और चाय पीने के बाद मूसा जब क्वेटा होटल से बाहर निकल कर फिर भी हमारा ये मोबाइल जो है, एक मोबाइल ऑफिसर जो साजिद खान था एसआई और दूसरा ये फरहाद नामे कांस्टेबल है, तो मूसा इसके सामने उस शॉप पे जाके अपने लिए कोई चिप्स वगैरह ले रहा था। तो मैं आपके विसातत से ये सवाल कर रहा हूँ कि कांस्टेबल का और एसआई का मोबाइल डेटा उस दिन से, उस टाइम से या उससे थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट से पहले मैं अवाम के सामने लाके साफ तफ्तीश कर ले कि किसी के माँ पर हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, क्योंकि हमारे तो मसले मसाइल है और इसी वजह से आज हमें ये फिक्र है कि हमारे लिए साफ और शफाफ तहकीकात करके आवाम के सामने लाके ताकि हमारा भी तसल्ली हो जाए और कौम का भी तसल्ली हो जाए, क्योंकि रात के 3 बजे तक या 5 या 6 सुबह सादिक तक क्वेटा होटल खोला था, ये शॉप खोला था। तो ये हमारा फोर्स के लिए खुशाइन बात है कि ये अमन का एक निशानी है।
नाज़रीन, इस वक्त एसपी सिटी शफीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मूसा केस में अब तक की क्या पेशरफ्त है, और ये भी बताइएगा कि बाज़ मखसूस हालात में बड़े से बड़े मुजरिम को भी पाँव में गोली मारी जाती है, जबकि इस 15 साला ने हत्या लड़के के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 गोलियाँ लगी हुई हैं। आप ये बताइए कि मुतालिका पुलिस की इनके साथ कोई साबिका रंजिश थी या फिर पेशावराना तरबियत की कमी थी? इस हवाले से मैं ये कहूँगा, जो वाक़या रुनमा हुए ये बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर था। इसमें कोई भी ज़ाती दुश्मनी या रंजिश कोई भी नहीं थी, और बकाया इसमें हमारी तफ्तीश जारी है इंशाल्लाह। और मर्दान पुलिस ने तो ये साबित कर दिया है कि मेरिट के बुनियाद पे उन्होंने जिस पे वो दावेदारी करना चाहते थे, उन हमारे अपने ही पुलिस एहलकारान के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है, और अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जो भी सामने आ जाएगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा। तो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है इसमें? बिल्कुल जी, मुल्ज़िमान इसमें गिरफ़्तार है और जुडिशल हो चुके हैं।